हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल। आज हम एमएससी प्रीवियस के लिए जो है ये वीडियो बना रहे हैं और ग्रेप्स में होने वाली एक डिज़ीज़ जिसको कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले कोई भी डिज़ीज़ हम पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में उसका किसके कारण ये डिज़ीज़ होती है, कोजल ऑर्गेनिज्म उस डिज़ीज़ का क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सिमिलरली आज भी हम सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू डिज़ीज़ जो ग्रेप्स में होती है उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये डिज़ीज़ जो होती है ये प्लाज्मोपारा विटिकोला के द्वारा होती है। ये प्लाज्मोपारा विटिकोला जो है ओमाइसिटीज़ का एक सदस्य है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फंजाई का क्लासिफिकेशन स्टडी किया होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो है फंजाई के अंदर जो है एक क्लास ओमाइसिटीज़ होती है जो कि मेस्टिगोमाइकोटिना डिवीज़न के अंदर आती है। यहाँ पर मेस्टिगोमाइकोटिना डिवीज़न नहीं लिखा हुआ है क्योंकि सबको पता है अब कि ओमाइसिटीज़ जो है हम मेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर डालते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिवीज़न मेस्टिगोमाइकोटिना लिख सकते हैं। ऑर्डर, इस फंगस का जो ऑर्डर है प्लाज्मोपारा का वो है पर्नोस्पोरेल्स। फैमिली है पर्नोस्पोरेसी। जीनस है प्लाज्मोपारा। जीनस के नाम को आपको अंडरलाइन करना है और ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओमाइसिटीज़ का मेंबर होने के कारण इसके अंदर क्या खासियत होती है कि इसके जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस फंजाई के अंदर तो इसमें oospores का फॉर्मेशन होगा। पर्नोस्पोरेल्स ऑर्डर के अंदर आता है, इसलिए जो है इसके अंदर ब्रांच्ड कोनिडियोफोर पाए जाते हैं जो कि इसकी खासियत है। आपने स्क्लेरोस्पोरा पढ़ा होगा, ग्रेन ईयर डिजीज़ ऑफ स्क्लेरोस्पोरा। आपने एल्ब्यूगो की वाइट रस्ट पढ़ी है। ये सब ओमाइसिटीज़ के ही सदस्य थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एल्ब्यूगो के अंदर और स्क्लेरोस्पोरा के अंदर या प्लाज्मोपारा विटिकोला के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान देंगे जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो जब फंगस के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स आपको दिखेंगे तो वो एल्ब्यूगो से किस तरह से डिफरेंट होंगे, स्क्लेरोस्पोरा से कैसे डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये जो है आप पहले भी पढ़ते आए हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि जब ये फंगस किसी प्लांट के ऊपर आ जाती है, किसी ग्रेप वाइन के ऊपर आ जाती है, तो इसके ऊपर क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये आपको एक कलर डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। पत्ती के ऊपर आपको जो है पीले सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पाउडर दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्मॉल पेल येलो इरेगुलर स्पॉट्स अपीयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। तो ये जो है अपर सरफेस पर क्या होते हैं, सबसे पहले फंगस के कारण जो है इस इरेगुलर स्पॉट्स आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, लीफ के ऊपर दिखाई देते हैं। एंड ए वाइट डाउनी ग्रोथ ऑफ द स्पोरेंजियोफोर्स ऑफ द ओमाइसिट अपीयर ऑन द अंडर साइड ऑफ द स्पोर्स। जहाँ पर आपको पीले धब्बे दिखाई देंगे उसके ठीक नीचे लोअर एपिडर्मिस पर आपको जो है वाइट कलर की डाउनी मिल्ड्यू, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लोअर सरफेस पर स्पोरेंजियोफोर्स बनते हैं। उनकी जो ग्रोथ दिखाई देती है वो लोअर सरफेस पर दिखाई देती है, इसीलिए इसको, और मिल्ड्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत कोमल रुई की तरह ये दिखाई देता है, इसलिए इसको मिल्ड्यू कहा जाता है। लेटर द इरेगुलर लीफ एरियाज आर किल्ड। जो आपको पैचेस दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, वहाँ से लीफ सरफेसेस जो होती हैं वो किल हो जाती हैं एंड टर्न ब्राउन वाइट वाइल द स्पोरेंजियोफोर्स ऑफ द ओमाइसिट टर्न ग्रे। तो ये जो है इस एरियाज़ के ऊपर जो है वो पत्ती का जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो जो है प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है पत्ती से वो कम हो जाएगा। और जो ये स्पोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा
सॉफ्ट होते हैं और जो इसके स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं अपर सरफेस के ऊपर, ये इरेगुलर पे फैले हुए हैं। ये बाद में कोलीज टू फॉर्म लार्ज डेड एरियाज ऑफ द लीफ। कोलीज मतलब एक दूसरे से मिल जाते हैं। बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, एक स्पॉट दूसरे स्पॉट में मिल जाएगा और पत्ते के ऊपर बहुत सारा डेड एरिया अपीयर होने लगेगा एंड फ्रिक्वेंटली रिजल्ट इन प्री मैच्योर डिफोलिएशन। तो क्या होगा, पत्तियां बाद में झड़ने भी लग सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि अपर सरफेस पर इरेगुलर पैचेस दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के। लोअर सरफेस के ऊपर हमने देखा कि डाउनी ग्रोथ स्पोरेंजियोफोर्स की सॉफ्ट वाइट कलर की दिखाई दे रही है। लेटर ऑन जो है ये स्पोरेंजियोफोर्स ग्रे कलर में कन्वर्ट होते हैं और स्पोर्ट्स जो हैं वो एनलार्ज होकर कोलीज हो जाते हैं। देन लीफ का डेड सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसके कारण से डिफोलिएशन होने लगता है। ये देखिए डाउनी ग्रोथ नीचे वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है। ऊपर वाले डायग्राम के अंदर आपने देखा येलो स्पॉट्स, नीचे वाले में स्पोरेंजियोफोर्स की वजह से डाउनी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। और सिम्टम्स की आगे हम बात करें, ये तो हमने पढ़ा वेजिटेटिव पार्ट फर्स्ट लीफ के ऊपर इन्फेक्शन कैसे कैसे हो सकता है। ऑल यंग ग्रेप वाइन टिश्यूज आर पर्टिकुलरली ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन। जितने भी ग्रेप वाइन के टिश्यू होते हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं हम कि ससेप्टिबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्टेड ग्रेव्स आर क्विकली कवर्ड विद द डाउनी ग्रोथ, may become distorted और thickened and may die। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम बाज़ार से ग्रेप्स ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर सफ़ेद रंग का पाउडर आने लगता है कई बार। वो पाउडर क्या होता है, बेसिकली पाउडरी मिल्ड्यू, ये जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है उसके स्पोरेंजियोफोर्स और स्पोर्स के कारण होता है। और ये जो हार्ड हो जाती है, इसकी स्किन कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है और खाने में इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से ये जो है ग्रेप वाइन के सभी टिश्यूज़ के ऊपर जा सकता है। स्टेम के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है और फिर जब फ्रूट बन रहा है उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। इफ़ इन्फेक्शन, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिम्टम में, इफ़ इन्फेक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द बेरीज आर हाफ ग्रोन, द ओमाइसिटी grows mostly internally. The berries become leathery and somewhat wrinkled and develop a reddish marbling to brown coloration। तो इसके ऊपर जो है कई बार जो होता है रिंकल्स भी आ जाते हैं, लेदरी हो जाते हैं, ये रेडिश मार्बल कलर और ब्राउन कलर के अंदर भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक कलर से। ब्लैक, अगर हम उनके ब्लैक कलर वाले ग्रेप्स की बात करें तो इन लेट or localized infection of shoots, the shoots usually are not killed but show various degree of distortion। शूट्स के ऊपर भी मैंने बताया कि इन्फेक्शन होता है तो शूट्स जो होती हैं उनकी शेप और वगैरह जो है वो चेंज हो जाती है, डिस्टोर्शन हो जाता है उनके अंदर, लेकिन शूट्स आर नॉट किल्ड बट वेरियस डिग्रीज ऑफ डिस्टोर्शंस आर देयर। अब हम जो है हमने सिम्टम्स पढ़ लिए हैं, तो कोई भी डिज़ीज़ हम डिस्क्राइब करते हैं तो पैथोजन के बारे में उसका क्लासिफिकेशन बताते हैं, फिर सिम्टम्स पर हम आते हैं, उसके बाद में हम पैथोजन के बारे में बताएंगे कि इसका माइसीलियम कैसा होता है, कैसे स्पोर्स होते हैं इसके। तो ये हमारा जो पैथोजन है प्लाज्मोपारा विटिकोला, इसका माइसीलियम का डायमीटर, माइसीलियम सब जान गए हैं अब, 1 से 60 माइक्रोमीटर, बिकॉज द हाइफी टेक द शेप ऑफ द इरेगुलर स्पेस ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यू। Globose hostoria grow into the cells because it is the member of the Mastigomycotina or Omycetes. The mycelium remains in between the cells. It doesn't go inside the cells, so it forms hostoria. Why it forms hostoria? Because the mycelium remains in between the cell. It do not goes inside the cells to absorb the nutrition from the cells. It forms the hostoria. Next point is the mycelium produces sporangiophores on the underside of the leaves and on the stem through though through stomata and in young fruit through lenticels। तो ये माइसीलियम हाउ इट एंटर्स
in the the mycelium produces sporangiophores on the underside of the leaves। ये हम बार बार कह रहे हैं कि sporangiophores जो होते हैं वो लीफ के लोअर सरफेस पर बनते हैं एंड ऑन द stems through the enter in the leaves or stems through the stomata or through the lenticels। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गया, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। तो स्टोमेटा तो सबको पता है कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये लेंटिसेल्स जो होते हैं ये भी आप शायद अब जानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट्स के अंदर होती है तो बहुत सारी डेड सेल्स जो है वो बन जाती हैं, और डेड सेल्स जो होती हैं वो आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट को रोक देती हैं। तो कई जगह से जो है वो एपिडर्मिस जो होती है वहाँ पर कुछ पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं, और बाहर से उसका कनेक्शन जो होता है और अंदर से भी उसका कनेक्शन जो होता है, और इस तरह से पोर्स हमें दिखाई देने लगते हैं। इनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। इसके बाद में 4 to 6 और मोर स्पोरेंजियोफोर्स अराइज थ्रू अ सिंगल स्टोमेटा। तो ये क्या होते हैं स्पोरेंजियोफोर्स जो इसके बनते हैं माइसीलियम के स्टोमेटा में से बाहर निकलने लगते हैं। ईच प्रोड्यूसेस 4 to 6 ब्रांचेस एट नियरली राइट एंगल टू इट्स मेन स्टेम। अब इसका डायग्राम जो है वो हम देखेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है 4 से 6 ब्रांचेस जो है स्पोरेंजियोफोर की निकलती हैं, और किस तरह से जो है ये फिर स्पोरेंजिया जो है स्पोर्स बनाते हैं। Each produces 4 to 6 branches at nearly right angle to its main stem. Each branch produces 2 or 3 secondary branches in a similar manner. समझ में आ गई बात। द पैथोजन के बारे में हम और पढ़ते हैं। All the tips of the branches single lemon shaped sporangia are produced। जितनी भी ब्रांचेस बनी हैं उन हर एक ब्रांच के ऊपर एक सिंगल लेमन शेप का कोनिडिया बनेगा। द oomacetes आल्सो प्रोड्यूसेस न्यूमरस oo स्पोर्स। अभी हमने आगे भी पढ़ा था जब हम पैथोजन के बारे में पढ़ रहे थे। It appears, however, that Plasmopara viticola is heterothallic, consisting of two mating types P1 and P2 that must be present for sexual reproduction to occur। तो कुछ फंजाई होमोथैलिक होती हैं, कुछ हेट्रोथैलिक होती हैं। तो इसके अंदर हेट्रोथैलिक का मतलब इसमें 2 मेटिंग टाइप्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमने सब पढ़ा किसके बारे में, पैथोजन के बारे में पढ़ा हमने। अब हम इसके डायग्राम्स भी आगे हम देखेंगे। डिजीज़ डेवलपमेंट या डिजीज़ साइकिल एक तरह से जो है वो, ये देखिए ये आपके कलर डायग्राम है जिसमें कि ग्रेप वाइन पे आपको इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। ये एक ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है जिसमें कि आप दिखाई दे रहे हो। अब हम जो है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो पैथोजन के बारे में हमने बहुत सारी बात कर ली है। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ कैसे होता है। द पैथोजन overwinters as oospores in dead leaf lesions and shoots, and in certain areas as mycelium in infected but not killed twigs। तो ये पैथोजन कहाँ पे सर्वाइव करता है, सोइल के अंदर। वो स्पोर्स जो होते हैं इसके, और इसका जो माइसीलियम जो होता है, ट्विग्स जो है वो मरती नहीं है, उनके अंदर भी जो है ये पड़ा रह सकता है। शूट्स में भी होता है, लीव्स में भी होता है। ड्यूरिंग द रेनी पीरियड्स इन द स्प्रिंग द ओ स्पोर्स जर्मिनेट। कब जर्मिनेट होते हैं वो स्पोर्स, जब रेनी सीजन आता है। एंड टू प्रोड्यूस स्पोरेंजियम, द स्पोरेंजियम जो होता है और its zoospores are transported by wind or water to wet leaves near the ground, which infect through stomata on the lower surface। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि लोअर सरफेस पर इन्फेक्शन से इन्फेक्शन होता है, और सबसे पहले जो ज़मीन के अंदर सॉइल के अंदर वो स्पोर्स पड़े होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, और उस स्पोर्स के जर्मिनेशन से आपने जैसे कि एल्ब्यूगो में भी पढ़ा था कि जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो स्पोर्स सबसे पहले स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोरेंजियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जू स्पोर्स बनते हैं,
और ये पानी और हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिस्पर्जल कैसे होता है जू स्पोर्स का, क्योंकि जू स्पोर्स के अंदर फ्लैजिला होते हैं, इसलिए ये विंड के द्वारा या पानी के द्वारा भी जो है वेट लीव्स के रेनी सीजन के अंदर हो रहा है ये डेवलप। तो वेट लीव्स होती हैं उस समय, गीली लीव्स होती हैं तो उनके लोअर सरफेस पे जाकर चिपक जाते हैं। उस वहाँ पर क्या होता है, लीफ हेयर्स होते हैं स्टोमेटा के पास में, तो वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और बेरियर अगेंस्ट डाउनी मिल्ड्यू पैथ हो जाए, लीव्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट इन वेराइटीज़ लैकिंग एडिशनल और डिफरेंट डिफेंस स्ट्रेटजीज इट इज़ ओवरकम। वहाँ पे लीफ हेयर जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उससे ओवरकम करने की, डिफेंस करने की जो कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। द माइसीलियम देन स्प्रेड्स, फिर क्या होता है, वो जब अंदर पहुंच जाता है उसका जर्म ट्यूब से वो अंदर पहुंच जाते हैं लीव्स के अंदर, वहाँ पर माइसीलियम बनाते हैं, वो इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर स्प्रेड होता है। मैंने बताया आपको कि ये इन बिटवीन द सेल्स रहता है। एंड व्हेन इट रीचेस द सबस्टोमेटल कैविटी इट forms a cushion or mycelium from which sporangiopores arise and emerge through the stomata। जब वो सब स्टोमेटल कैविटी में पहुंच जाते हैं माइसीलियम, तो वो स्पोरेंजियोफोर्स बनाते हैं और वो जो है स्टोमेटा के द्वारा फिर बाहर भी आ सकते हैं। द स्पोरेंजिया में बी कैरिड बाय विंड और रेन टू नियर बाय हेल्दी प्लांट्स। ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अभी हम कर रहे हैं, और ये भी जो है वो विंड और पानी के थ्रू जो है वो क्विकली जर्मिनेट हो जाते हैं, हेल्दी प्लांट्स पर पहुंच जाते हैं, और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड दिस स्प्रेड द डिजीज़ रैपिडली। और इसका डिजीज़ साइकिल भी जो है 5 से 18 दिन का होता है। और कोई भी डिज़ीज़ जो होती है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। तो द डिजीज़ डाउनी मिल्ड्यू is dependent on temperature, humidity and susceptibility of the host. In the stems the affected cells are killed and collapse producing ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। In the leaves the affected cells are killed and collapse producing brown shrunker areas in the leaves. Similarly it also produces patches in the stems। ये आप डायग्राम देख रहे हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप वाइन के ऊपर वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर्ड है, जिसमें आपने पढ़ा था कि ब्लैक के जगह जो है डिस्कलरेशन हो जाता है, और ये जो है डिस्कलर्ड जो है ग्रेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो स्टेम की बात कर ली हमने, और हमने बात की स्टेम की। In the young berries, infection is also intercellular. Chlorophyll breaks down and disappear, and the cells collapse and turn brown. At the end of the growing season, the oomycete forms oospores in the infected old leaves and sometimes in the shoots and berries. तो oospores बेसिकली कहाँ बनते हैं, लीव्स में, कभी कभी ये जो है शूट्स और बेरीज के अंदर भी बन सकते हैं। अभी हमने जितना भी जो भी कुछ पढ़ा है उसका ये डायग्राम आपको हम दिखा रहे हैं। डिजीज़ साइकिल का ये है डायग्राम है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो है oospore, ये क्या है उसका, oospore ऑन ग्राउंड, ये जर्मिनेट होता है और स्पोरेंजियम बनाता है। तो ये जो है जर्मिनेटिंग oospore से ये जो स्पोरेंजियम है ये इससे डिटैच हो जाती है, फिर ये सॉइल में चली जाती है और ये जू स्पोर्स बनाती है। ठीक है। सिमिलरली इसका जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आप देख रहे हो राइट एंगल पर जो है ये ब्रांचेस निकल रही हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था, और हर ब्रांच फिर से ब्रांच हो रही है। ब्रांचिंग जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पर फिर से इसमें जो है स्पोरेंजियम बन रहे हैं। तो ये जो साइकिल है अंदर वाला, ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, और बाहर वाला साइकिल जो चल रहा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore का है, जो कि ग्राउंड में पड़े हुए होते हैं। इसी तरह से माइसीलियम इन डोरमेंट ट्विग, तो ये जो ट्विग होती है सुषुप्त अवस्था में ज़मीन में पड़ी रहती है, उसमें फंगस का माइसीलियम होता है। ये माइसीलियम भी जो है इसके अंदर
जर्मिनेट होकर जो है सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये जू स्पोर्स हो गए। फिर इसके बाद में ये जू स्पोर्स जो होते हैं जब किसी होस्ट पर पहुंच जाते हैं, जैसे हमने बताया लीव्स पर पहुंच गए ये, तो लीव्स पर जाकर जब ये पहुंचता है तो इसके जू स्पोर्स ये हट, फ्लैजिला जो है ये इसके हट जाते हैं और ये जो होते हैं फिर यहाँ पर जो है जाकर लीफ पे इन्फेक्शन कर सकते हैं जू स्पोर्स, बेरी पे इन्फेक्शन कर सकते हैं और ट्विग पर भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। 3 जगह ये जो है प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे जू स्पोर्स। तो इस जू स्पोर्स को बनाने के लिए जैसे कि हमने एल्ब्यूको में पढ़ा था कि इसका साइटोप्लाज्म जो है उसमें क्लीवेज होता है और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है पहले और फिर उसके बाद में हर एक सेल अलग अलग हो जाती है और हर एक सेल एक जूस्पोर की तरह बिहेव करती है। सिमिलरली इसमें मैच्योर जब इस जूस्पोर से जो स्पोरेंजियम होगी वो भी सिमिलरली इस तरह से मैच्योर होती है। तो ये इन्फेक्शन होता है। उसके बाद में फंगस का माइसीलियम आप देख रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर ग्रो कर रहा है, पत्ती के अंदर भी और ग्रेपवाइन में भी, ट्विग के अंदर भी। और फिर यहाँ पर देखो आप लोअर एपिडर्मिस से स्पोरेंजियोफोर बाहर निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्रेपवाइन में भी ऐसा ही होगा, ट्विग में भी ऐसा ही होगा। आपको दिखाई दे रहा है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये स्ट्रक्चर जो है आप देखिए कि एल्ब्यूको से भी डिफरेंट है क्यों, और स्क्लेरोस्पोरा जो आपने पढ़ा उसमें उससे भी डिफरेंट है। स्क्लेरोस्पोरा में हमने पढ़ा था कि टिप पर ब्रांचिंग होती है और टिप पर ब्रांचिंग होने के बाद में वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, द्विशाखित होती है हर ब्रांच और उस पर एक पियर शेप्ड स्पोरेंजियम लगता है। जबकि इसमें ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ग्लोबोज शेप के स्पोरेंजियम में हर एक ब्रांच राइट एंगल पर आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रही है और जो ब्रांच लेटरल साइड में निकल गई राइट एंगल पे उससे और ब्रांचेस निकल रही हैं और हर एक ब्रांच के ऊपर आपको फिर जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जो है स्पोरेंजियम जो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें स्पोरेंजियम बनी है वो आपको दिखाई देती है। तो जब आप इसके स्लाइड बनाएंगे तो आपको ये डायग्राम ज़रूर से दिखाई देगा जिससे कि आप पहचानोगे कि ये जो है कौन सी डिज़ीज़ है, डाउनी मिल्ड्यू की डिज़ीज़ है और पैथोजन है प्लाज्मोपोरा विटिकोला, पर्नोस्पोरेसी का मेंबर है। अब ये जो है आप देखिए कि इसके अंदर जो है हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, मैस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर है। तो ये अंदर वाली साइकिल हमारी कौन सी हमने पढ़ी कि ये फिर स्पोरेंजियम बन गया, फिर इससे जर्मिनेशन से जो है स्पोरेंजियम के अंदर जो है बहुत सारे जू स्पोर्स बन गए, जू स्पोर्स से फिर इन्फेक्शन हुआ। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल है। डिजीज साइकिल में हमने क्या देखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊगोनियम और एंथीरिडियम का निर्माण होता है। तो हेट्रोथैलिक हमने पढ़ा था ये फंजाई होती है। तो ऊगोनियम और एंथ्रोडियम, ऊगोनियम साइज़ में बड़ी है और एंथीरिडियम साइज़ में छोटी होती है। फिर इसके बाद में जब इन दोनों के अंदर फ्यूज़न होता है, कैरियोगेमी होती है, तो मेल न्यूक्लियस कुछ फीमेल न्यूक्लियस उस ऊगोनियम के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर उसमें से एक केंद्रक, एक न्यूक्लियस मेल का और एक फीमेल का फ्यूज़ होकर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है और इसको कहते हैं कैरियोगेमी। ये आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में एक केंद्रक जो कि डिप्लॉयड प्रकार का है और ये एक मल्टी लेयर्ड एनवेलप से ढका हुआ होता है, ट्रिपल लेयर्ड होता है ओस्पोर में जनरली। और ये कैरियोगेमी के बाद में ओस्पोर का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। कैरियोगेमी आपको सबको पता है कि फ्यूज़न ऑफ टू न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी। तो इसके बाद में जो है ये ओस्पोर्स इनसाइड द इन्फेक्टेड लीव्स। तो आप इसकी पत्तियों का जब सेक्शन काटेंगे तो उन पत्तियों के अंदर आपको ओस्पोर्स भी दिखाई दे सकते हैं। ओस्पोर्स फिर क्या होता है, पत्तियों से जब ये पत्तियां झड़ जाती हैं सीवियर इन्फेक्शन होने से, आपने पढ़ा कि डिफोलिएशन होता है, तो ये ओस्पोर्स सॉइल के अंदर रहते हैं और जब इनको फेवरेबल मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल या ससेप्टिबल होस्ट मिलता है तो ये उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं।
तो ये हमने पढ़ा इसका डिजीज़ साइकिल। डिजीज़ साइकिल के बाद में ये हमने इसके जो डायग्राम्स हैं वो सारे पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हर एक डिज़ीज़ में हम ससेप्टिबल वैराइटीज़ की बात करते हैं, फंजीसाइड्स स्प्रे की बात करते हैं, जैसे कि बॉर्डियोक्स मिक्सचर आपने पढ़ा होगा। और बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है बॉर्डियोक्स मिक्सचर, बहुत सारी डिजीज़ को रोकता है ये। इसी तरह से हमने जो है, क्योंकि सॉइल बोर्न डिजीज़ है तो हम इसको फील्ड सैनिटेशन से भी रोक सकते हैं। द एप्लीकेशंस बिगिन बिफोर ब्लूम एंड आर कंटिन्यूड 7 to 10 days। जो हमको वो करना है स्प्रे, या हम जो फंजीसाइड्स यूज़ करते हैं उसको 7 to 10 days रेगुलर यूज़ करना है। डिजीज़ प्रिडिक्शन सिस्टम based on the duration of leaf wetness, relative humidity, temperature are used to identify infection periods and the time fungicide applications। तो फंजीसाइड कब स्प्रे करना चाहिए फार्मर्स को, इसका प्रिडिक्शन कर अगर हो जाए और फार्मर इसको यूज़ कर ले तो भी इस डिजीज़ को रोका जा सकता है। इन रिसेंट ईयर्स स्प्रे ऑफ सिस्टमिक फंजीसाइड्स इन कॉम्बिनेशन विथ कॉपर और बॉर्डियोक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिवेंटिव fungicides have given excellent control of crepe of downy mildew disease। तो ये सारा जो है इसको हम रोक सकते हैं, फील्ड सैनिटेशन से भी इसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी सॉइल बोर्न डिजीज़ होती है या क्रॉप रोटेशन से भी उनको हम रोक सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा डिटेल के अंदर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे।